जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में। तो चलिए सौर मंडल के बारे में जान लेते हैं। उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी या फिर ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ये ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे उत्पन्न हुआ, उसके बारे में समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से समझ लेते हैं कि ये बहुत बड़ा बम था, अचानक से क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ। क्योंकि ब्लास्ट हुआ तो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्टिकल में क्या हुआ, बट गया। जैसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब कभी हमने क्या है, बम ब्लास्ट जब होता है, जब देखे होंगे, तो उसमें से क्या है, चिंगारियां निकलती हैं छोटी छोटी। यही चिंगारियां क्या है, तारों का रूप धारण कर ली। यही चिंगारियां क्या है, सोलर सिस्टम या फिर गैलेक्सी का रूप धारण कर ली। ठीक है ना। और ये क्या की, धीरे धीरे ये यूनिवर्स में घूमने लगे। ठीक है ना। ये धीरे धीरे क्या हुई, घूमने लगी। इस प्रकार से सकते हैं ये बम ब्लास्ट हुआ अचानक से, और ये छोटे छोटे जो आपको पार्टिकल दिख रहे हैं, ये क्या हुए, तारों का रूप धारण कर लिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग थियरी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग थियरी कहते हैं। अब बिग बैंग थियरी कब आई थी? लगभग में 13.7 अरब अरब साल पहले आई थी। ठीक है क्या, 13.7 अरब साल पहले आई थी। ठीक है ना। इस प्रकार समझ लेते हैं। तो अब ये सोचेंगे कि 13.7 अरब साल पहले देखा किसने? भाई देखा किसने, क्योंकि उस टाइम पे तो जीवन था ही नहीं, जीवन नहीं था। तो देखा किसने भाई? देखे हम लोग टाइम ट्रेवल के द्वारा। कैसे? टाइम टाइम ट्रेवल के द्वारा। ठीक है ना। हम लोग कैसे देखे? टाइम ट्रेवल के द्वारा। टाइम ट्रेवल के द्वारा कैसे देखे, चलिए आइए समझाते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक आने में समय देख रहे हैं ना कितना लग रहा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आने में कितना कम समय लग रहा है। अब यहाँ से, अब जैसे यहाँ से समझ लेते हैं, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ज्यादा समय लग रहा है ना। इसी से हमें पता चला, यही है टाइम ट्रेवल। जैसे जैसे ये देख रहे हैं दूरियां बढ़ती जा रही हैं, इसी से हमें पता चला कि कितने साल पहले ये घटनाएं घटित हुई होंगी। ठीक है ना। कितने साल पहले ये घटनाएं घटित हुई होंगी, इसका हमें पता चलता है। ठीक है ना। बिग बैंग थ्योरी। चलिए आगे समझ लेते हैं। टाइम ट्रेवल के द्वारा तो हमें पता चल गया, लेकिन ये समझ लेते हैं कि ये खगोलीय पिंड की दूरी से पता चल रहा है। ठीक है ना। ये तो ठीक है। चलिए कुछ थियरी के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे थियरी के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए इसमें एडविन हम्बल करके एक थे, एडविन हम्बल क्या कर रहे थे, उनका कहना था कि ये जो कंटिन्यू क्या है, गैलेक्सी एक्सपेंड कर रहा था, क्या है, अभी भी एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये घटनाएं कब घटित हुई थी? 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ, विस्फोट हुआ था। ठीक है ना। विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये बढ़ गए। इनको कौन, लेकिन ये किसकी अवधारणा थी? 1927 में ये किसकी अवधारणा थी? जॉर्ज लेमेत्री की अवधारणा थी। उनका मानना था कि ऐसा हुआ होगा, बिग बैंग थियरी वो मानते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक थे जो ये सब मानने को तैयार नहीं थे, या फिर कह सकते हैं कि जो स्टेडी स्टेट थियरी को मानते थे। किसको? स्टेडी स्टेट थियरी को मानते थे। 1948 में जो लोग आए, जिसमें फ्रेड फ्रेड हॉयल करके थे, हरमन ब्रांडी थे, उसके बाद हम सब थॉमस गोल्ड थे। इन लोगों का क्या मानना था, आगे समझाते हैं। जैसे ये देखिए दो थियरी है। जैसे स्टडी स्टेट मॉडल है, इसमें क्या था कि इन लोगों का मानना था कि ये जैसे देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये देख रहे हैं, बस इनका मानना था कि ये धीरे धीरे बस फैला हुआ है, न कि टूटा हुआ है। ये बस क्या हुआ, धीरे धीरे फैल गया है। यहाँ से देख रहे हैं फिर थोड़ा थोड़ा। लेकिन बिग बैंग थ्योरी का मानना था कि पहले 3 तो था, लेकिन अब क्या हुआ, वो टूट के बिखर गया, वो टूट के क्या हुआ, बिखर गया। ठीक है ना। और उसके बाद देख रहे हैं, मतलब फैला नहीं, ये बिखर गया। इनका मानना था कि बस ये क्या हुआ, फैला है। ठीक है ना। इसमें स्टडी स्टेट मॉडल ये कहता है और बिग बैंग मॉडल ये कहता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये गलत साबित हुआ, या फिर ये कुछ लोगों का मानना था, लेकिन ये क्या हुआ, गलत साबित हो गया। और ये क्या हुआ, बिग बैंग थियरी आज भी मानी जाती है कि ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन हम लोग श्योर नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर वैज्ञानिक इसी को मानते हैं। ठीक है ना, बिग बैंग थियरी को मानते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे बाद में एक वैज्ञानिक आए जो कि 7th सेंचुरी में आए थे। ठीक है ना, 1600 सदी में आए थे। कौन आए थे? कोपरनिकस। जिन्होंने बताया क्या, जिन्होंने बताया कि ये जो सूर्य है ना, इसका सभी लोग चक्कर लगा रहे हैं। कौन? जितने भी हमारे ग्रह हैं, अब हम लोग सौरमंडल में आ गए, तो जितने भी ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे जितने भी ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसका चक्कर लगा रहे हैं।
ठीक है ना, चाहे वो ग्रह हो गया चाहे बौना ग्रह हो गया, सभी क्या कर रहे हैं, इसका चक्कर लगा रहे हैं। ये बाद में हमें बताया गया, ठीक है ना। पहले तो ये पता चला कि ये सब घूम रहे हैं, पर बाद में ये पता चला कि ये क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अभी आगे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, लेकिन अब क्लास में बने रहिए, तब तो आपको पता चलेंगी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे मिल्की वे आकाशगंगा। मिल्की वे आकाशगंगा क्या है, चलिए देख ले हैं। सौरमंडल ओरियन स्पर में स्थित है, ठीक है ना। सौरमंडल जो है वो क्या है, इसी ओरियन में क्या है, स्थित है, ठीक है ना। हमारे ओरियन में ही स्थित है, किसमें, ओरियन में स्थित है। अब ये समझ लेते हैं कि ये हमारा कहाँ पे है, चलिए समझ लेते हैं। ये हमारा आकाशगंगा आपको दिख रहा है, इसमें छोटू सा पार्ट हमारा क्या है, सौरमंडल है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। इसमें इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। क्या क्वेश्चन उठते हैं, चलिए देख लेते हैं। जो हमारा सौरमंडल है ना, वो कहाँ पे स्थित है, ओरियन, ओरियन में स्थित है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ओरियन में स्थित है। तो ये आगे यहाँ पे देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से है कि जैसे ये समझ लीजिए कि हमारे ओरियन जो है, वो जो ओरियन की बात कर रहे हैं वो क्या है, उसके हाथ पर स्थित है। हाथ पे कैसे स्थित है, चलिए समझ लेते हैं। उसके हाथ पे मतलब इतना बड़ा ओरियन है कि उस पे छोटे छोटे, मतलब एक प्रकार समझ लेते हैं कि उसके सिर्फ हाथ पे स्थित है। और उसमें भी क्या है, सोलर सिस्टम स्थित है। सोलर सिस्टम में क्या है, बहुत सारी क्या है, ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है ना। 8 ग्रह में भी हम लोग कहाँ है, पृथ्वी पर हैं। और उसमें भी हम लोग कहाँ पे हैं, कह सकते हैं कि एशिया में। एशिया में भी कहाँ पे है, इंडिया में है। इंडिया में भी कहाँ है, एक छोटी सी जगह पे आप देख रहे हैं, वहां से आप लोग हैं। सोच लीजिए कितनी बड़ी जगह है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसको हम लोग समझते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद ये दिख रहा है, पिर्सियस आर्म दिख रहा है। उसके बाद ये देखिए, ये आर्म दिख रहा है। इसके बाद आउटर आर्म दिख रहा है। ये सब आर्म दिख रहा है ना, ये सब समझ लीजिए कि इसके क्या है, हाथ है, ठीक है ना। ओरियन स्पर के क्या है, ये सब हाथ है। और उसी हाथ पे क्या है, हमारा छोटा सा क्या है, सोलर सिस्टम स्थित है, जो कि इसमें दिख भी नहीं रहा है। सोच लीजिए कितना छोटा होगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी को क्या है, हम लोग अपने, अगर आप देखना चाहें तो भारत में एक जगह से आप लोग मिल्की वे गैलेक्सी को मतलब एकदम अच्छे से देख सकते हैं। वो कौन सी जगह है, लद्दाख में क्या है, होनले गांव है। वहां से क्या है, एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है, मतलब भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग क्या है, पूरा क्या है, गैलेक्सी को देख लेते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये लद्दाख में हमारी एक जगह है जिसे हम लोग होनले, जो कि लद्दाख में है। ये हमारी गैलेक्सी क्या है, रात में पूरा पूरा दिखती है, होनले गांव में है, ठीक है ना। आप कभी अगर घूमना चाहें तो यहाँ पे जा सके देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए इतना तो हम लोग समझ लीजिए कि इतना तो हम लोग समझ लिए भाई कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की हुई, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमारा सूर्य कैसे उत्पन्न हुआ। चलिए उसके बारे में समझ लेते हैं। सूर्य हमारा कैसे उत्पन्न हुआ, ये देखिए ना, ये देख रहे हैं ना, इस प्रकार से समझिए कि ये क्या था, एक नेबुला है। नेबुला क्या होता है भाई, नेबुला का मतलब है जो धूल और गैसों की गुब्बारा होता है, ये अपने धूल और गैसों से बना हुआ होता है। और जो नेबुला था वो क्या होता, बहुत तेज गति से क्या हो रहा था, घूम रहा था। और वो भी क्या, जब तेज गति से घूम रहा था, जब ये नेबुला तेज गति से घूम रहा था, तो इसमें जो छोटी जो हल्की गैसें थी वो उसके क्या हुई, अंदर चली गई। जो हल्की गैसें थी वो क्या हुई, अंदर चली गई। और उसके बाद जो भारी गैसें थी वो पे क्या हुई, बाहर। भारी गैसें का मतलब है कि जो धूल के कण बाहरी थे वो क्या थे, बाहर रह गए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, प्लेटनेस में बदल गया, प्लेटलेस सॉरी सॉरी क्या बोलते हैं, ग्रहों में बदल गया, सॉरी सॉरी। इसके क्या हुआ, ये ग्रहों में बदल गया। ये जो छोटे, जो आपको दिखाया ना कि जो छोटे छोटे बाहर की जो धूल के कण रह गए, वो क्या हुए, ग्रह में बदल गए। जो छोटे छोटे इसके धुआं वाले थे, जो छोटे छोटे थे, वो इसके अंदर चले गए। तो ये क्या हुआ, एक बड़ा पिंड बन गया। और ये छोड़, जो इसके बड़े बड़े पार्ट थे वो क्या हुए, इसके बाहर क्या हुए, घूमने लगे। क्यों, क्योंकि इसकी जो नेबुला था ना, इसकी गति बहुत तेज थी। तो ये अपने साथ क्या हुआ, इन लोगों को भी घुमाने लगा, एक प्रकार से कह सकते हैं। इससे क्या हुआ, हमारा सूर्य बना। और बाहर क्या हुए, नेबुला के अंदर जो क्या हुआ वो सूर्य बना, नेबुला के बाहर जो क्या हुआ वो हमारे ग्रह बन गए। इस प्रकार से देखिए, पहले ये ऐसा था, फिर उसके बाद देखिए ऐसा है, फिर ऐसा, धीरे धीरे ठोस बनता गया। जो बड़े बड़े थे वो क्या हुए, चक्कर लगाते गए। कुछ इस प्रकार से हमारे क्या हुए, सौरमंडल बन गए, ठीक है ना। इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि हमारी पृथ्वी की एज कितनी है। पृथ्वी की एज है लगभग में 4.6 बिलियन वर्ष पहले, ठीक है। 4.5 या फिर 4.6
बिलियन वर्ष पहले क्या हुई, हमारी पृथ्वी बनी थी, मतलब वही इसकी क्या है, एज है। वही क्या है भाई, एज है, उम्र है, ठीक है ना। पृथ्वी की उम्र कितनी है, 4.6, 4.6 या फिर 4.5 बिलियन, मतलब अरब, ठीक है ना। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसको भी गलत ठहराने वाले लोग निकल गए हैं, ठीक है ना। इसको भी गलत ठहराने वाले लोग निकल गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन निकले, उनके बारे में भी देख लेते हैं। वो कौन कौन थे जिनको इनको गलत ठहराने वाले निकल गए, चलिए उसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए सौरमंडल की उत्पत्ति की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है 4.8 वर्ष पहले क्या हुआ, सौरमंडल हमारा बन के तैयार हुआ। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, नेबुला से हुई, जो हमने बताया अभी ना, नेबुला से इसकी उत्पत्ति हुई। नेबुला क्या था, धूल और गैसों का क्या था, एक बादल था, धूल और गैसों का कण था या फिर बादल था। यह सिद्धांत क्या है, इमैनुएल कांट ने 1755 और लाप्लास ने 1796 में दिया था। ये किसने दिया था, इमैनुएल कांट और लाप्लास ने दिया था, ठीक है ना। पृथ्वी की आयु अगर देखेंगे तो 4.5 अरब वर्ष पहले है या फिर 4.5 अरब वर्ष है, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको भी लोगों ने क्या किया, गलत साबित करने के लिए आ गए। कौन, टिम्बरलिन और मोल्टन आ गए, जो कि 1905 में आए। उनकी क्या थी, उनकी परिकल्पना थी ग्रही परिकल्पना। वो लोग एक अलग तरीके की क्या है, मतलब सिद्धांत लेकर आए। उनके बारे में समझ लेते हैं कि वो कौन सा सिद्धांत लेकर आए और उनके कहने का मतलब क्या था। उनके कहने का मतलब ये था कि समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, पहले से ही हमारा क्या, ये सूर्य है, उसके बाद एक तारा है, जो कि तारा क्या हुआ, इसके पास से गुजरा, इसके पास से क्या हुआ, गुजरा। ये इनका कहना था कि ये क्या हुआ, ये जो तारा है इसके पास से जब निकला तो इसमें से क्या हुई, चिंगारियां निकली। वही चिंगारियां क्या हुई, वही चिंगारियां ग्रह का रूप धारण कर ली। वो क्या हुई, चक्कर लगाने लगी, किसका, सूर्य का, किसका, सूर्य का चक्कर लगाने लगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी जान ले रही। अब हम लोग समझते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट, और हम लोग समझ लेते हैं कि क्या हुआ, इसकी हम लोग व्यवस्था के बारे में समझ लेते हैं कि ग्रहों की व्यवस्था किस प्रकार से हुई। ग्रहों की व्यवस्था के बारे में ये समझ लीजिए कि केंद्र में क्या हुआ, सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं, 8, कितने, 8 ग्रह। पहले कितने थे, 9 ग्रह थे, लेकिन अभी क्या है, 8 ग्रह है, जो कि बड़े ग्रह 8 है, और बौने ग्रह की बात की जाएगी तो वो कितने हैं, 5 है, कितने, 5 ग्रह है, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, वो भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक। केंद्र में स्थित सूर्य सौरमंडल का एकमात्र क्या है, तारा है। मतलब सौरमंडल का या फिर सोलर सिस्टम में कहेंगे तो सोलर सिस्टम के पिता या फिर फादर किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है सन को, ठीक है ना, सूरज को कहा जाता है, ठीक है, या फिर सूर्य को कहा जाता है। और ये भी समझिए कि सौरमंडल का 99% द्रव्यमान किसके पास है, सूर्य के पास ही समाहित है। इसी वजह से तो भाई समझिए ये कितना बड़ा होगा, इसी वजह से तो इसके सब किनारे किनारे घूम रहे हैं, बस इसकी गति की वजह से। वो हमने पहले बताया कि वो कि क्यों हुआ, तो कैसे गति से घूम रहे हैं, नेबुला वाला सिद्धांत अभी बताया ना, उसमें तो आप समझ गए होंगे। सोचिए कितना बड़ा होगा सूर्य, कि इसके पीछे पीछे हमारी जो पृथ्वी है, ये समझ लीजिए कि धूल का कण है उसके सामने, ठीक है ना। ये क्या है, धूल का कण है। तो देखिए यहाँ पे एक मीम टाइप है, उसको सूर्य का कहना है क्या, कि मेरे सामने झुक के रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ का हीरो हूँ, ठीक है ना। क्यों है, मैं अपने आप में हीरो हूँ, उनका कहना है। चलिए आगे देख लेते हैं, खगोल विज्ञान के बारे में देख लेते हैं। आकाशीय पिंडियों से संबंधित विज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, आकाशीय पिंडियों से संबंधित विज्ञान को हम लोग कहते हैं खगोल विज्ञान, ठीक है ना, क्या कहते हैं, खगोल विज्ञान। चलिए आगे देख लेते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं खगोल विज्ञान। यहाँ पे देखेंगे खगोलीय पिंड के बारे में, तो इसमें क्या होता है, खगोलीय पिंड में होता है दीप्त, से लुमिनियस कहते हैं, एक होता है अदीप्त या फिर जिसे नॉन लुमिनियस कहते हैं। दीप्त का मतलब ये होता है जो क्या है, स्वयं का प्रकाश होता है, जिनके पास क्या होता है, स्वयं का प्रकाश। जैसे जितने भी क्या है स्टार होते हैं, क्या होता है, उनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, उनके पास स्वयं की लाइट होती है। लेकिन जो नॉन लुमिनियस होते हैं उनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, धूमकेतु हो गया, चंद्रमा। चंद्रमा को तो आप लोग जानते ही होंगे कि वो क्या है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसके पास खुद का क्या है, खुद की उसके पास कोई लाइट नहीं है, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए कि नॉन लुमिनस किसे कहते हैं, उसके बाद लुमिनस या फिर दीप्त किसे कहते हैं,
अदीप्त किसे कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि बताइए जो जुगनू होता है, जुगनू वो क्या होता है, वो दीप्त है कि अदीप्त है। चलिए उसके बारे में समझ लेते हैं कि वो क्या है, अदीप्त है कि दीप्त है। वो क्या है भाई, वो खुद से अपना क्या है, प्रकाश निकालता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए बताओ भाई कि वो क्या है, जो बटरफ्लाई है ये क्या है, दीप्त है कि अदीप्त है। तो ये खुद से अपना क्या है, प्रकाश बनाता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, देखिए जुगनू बायोल्यूमिनस से के कारण चमकते हैं, जो उनके पेट में लुसिफेरिक क्या जुड़ी रासायनिक अभिक्रिया होती है, मतलब ये खुद से अपना क्या है, खुद से अपना प्रकाश बनाते हैं, इसीलिए ये क्या है, दीप्त है, ठीक है ना। किसी और से ये प्रकाशित नहीं होते हैं, ये लुमिनस है, नॉन लुमिनस नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे समझ लेते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में। ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह भी मतलब समझ लीजिए कि ये छोटे छोटे क्या होते हैं, चट्टान होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पत्थर होते हैं, जो कि छोटे छोटे, कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई एकदम छोटे छोटे हमारे गांव में जो मिल जाते हैं वो टाइप के नहीं, जिससे हम लोग किसी को मारने में काम आता है, या फिर पेड़ पे पत्थर चलाने, वो वाले पत्थर की बात नहीं हो रही है, वो पिंडी की बात नहीं हो रही है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी सूर्य के मुकाबले बहुत ही छोटे होते हैं। उसे क्या कहते हैं, वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे क्षुद्र ग्रह, ये देख रहे हैं ना, छोटे 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 पार्टिकल आपको दिख रहा है, पार्टिकल, ये क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देखेंगे उल्का पिंड, उसके बाद उल्का, उल्का परित, उल्का पिंड भाई जब ये चक्कर लगाते रहते हैं तो इसे उल्का पिंड कहते हैं। जब उल्का मतलब कि जब ये चल देते हैं, ठीक है ना, जब ये क्या होते हैं, चल देते हैं तो इसे कहते हैं उल्का, और जब ये गिर जाते हैं तो उल्का पतित कहते हैं, ठीक है ना। ये कभी कभी क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, जैसे इस प्रकार समझिए महाराष्ट्र में ऐसी एक जगह है जहाँ पे क्या हुआ, ये गिर गया और वहां पे झील का निर्माण हो गया है। किसका निर्माण हो गया है, झील का निर्माण हो गया है। वो झील का नाम आप कमेंट करके बताइएगा कौन सी झील है जिसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तो अब आप सोचते होंगे, ये जो आप कभी देखे होंगे, रात को आप देखेंगे तो इस प्रकार से क्या है, आपको दिखेगी लाइट आती हुई, लाइट आती हुई दिखेगी, तो आप उससे क्या करते हैं, विश मांगते हैं, विश मांगते होंगे ना। विश तो कोई ना कोई तो मांगता होगा भाई ना। मेरे गांव में भी एक लड़का था जो कि उस टाइम पे 10th में था, और वो क्या है, इस प्रकार का लाइट देखा तो वो कह रहा है, हे भगवान मुझे दरोगा बना दो। अब बताओ भाई कि तुम अगर 10th में हो, तुमको भगवान कैसे दरोगा बनाएंगे। वो भी पढ़ाई छोड़ दिया था उस टाइम पे, मतलब 10th पास करके पढ़ाई छोड़ दिया था। अब बताओ भाई 12th के ग्रेजुएशन, 12th प्लस ग्रेजुएशन होगा तब तो आप दरोगा बन पाएंगे। वो 10 पे, वो 10 पास करके दरोगा बनना चाहता था, ऐसी विश वो मांगता था, मांगा मतलब, तो बहुत उसका मजाक बना। तो इससे लोग विश मांगते हैं, लेकिन ये विश पूरी कैसे होगी भाई, ये टूटता हुआ तारा तो है ही नहीं, पहली बात तो ये तारा है ही नहीं। तारा टूटता तो फिर बचता ही क्या, पृथ्वी भी अगर तारा टूट के गिर गया तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। ये क्या है, बस एक छोटे से पत्थर है, और वो क्या होते हैं, टूट के आते हैं, बस उसमें से लाइट निकलती है, चिंगारियां कह सकते हैं, और वो आके धरती पे गिर जाते हैं। हालांकि छोटे का मतलब एक छोटा नहीं, यहाँ पे देखिए समझिए कि सूर्य के मुकाबले, पृथ्वी के मुकाबले छोटे हैं, ठीक है ना। तो ये भाई वे विश्व कैसे पूरी होंगी, तारा तो है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जैसे ये गिर गए हैं तो इतना बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे धरती में क्या हुआ, पूरा एकदम गड्ढा हो गया, इस प्रकार से देख लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग, धूमकेतु, धूमकेतु के बारे में देख लेते हैं। ये देख रहे हैं लाइट, ये धूमकेतु आ रहा है। धूमकेतु किसका बना होता है, ये चट्टान का बना होता है, धूल का, बर्फ का, गैस से बना होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, धूल का, चट्टान का, गैस व बर्फ का बना होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो धूमकेतु होता है, ये क्या होता है, 76 वर्षों में एक बार आता है। कितने में, 76 वर्षों में क्या है, एक बार। हाईली धूमकेतु जो है वो क्या है, 76 वर्षों में एक बार आता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से है। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारे सन है, ये हमारे सन है। उसके बाद ये देख रहे हैं एंटी ट्रायल, एंटी ट्रायल का कहने का मतलब है कि इधर वाले एरिया में जो है, इधर वाले एरिया में आपके जो ग्रह है वो चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद डस्ट ट्रायल का मतलब है कि इधर क्या है, जो धूल मिट्टी है वो सब क्या कर रहे हैं, इधर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर ही ये लोग चक्कर लगाते हैं, जब इधर आते हैं ये लोग तो उसी को हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये आ रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखिए भाई एग्जाम रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसी पे आप ध्यान दीजिए। आप अगर
बहुत ज़्यादा डीप, हालांकि डीप तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर उसमें समझने की समझिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब पूरी किताब अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ना उतना आप टाइम दे पाएंगे, ना एग्जाम में उतना पूछा जाता है। तो जो एग्जाम से रिलेटेड है बस उसी को पढ़िए और उसी से रिलेटेड आप समझिए, ठीक है ना। ये देखिए, ये हमारा सन है, उसके बाद ये है जुपिटर, और उसके बाद ये नेपच्यून देख रहे हैं, ये क्यूटर बेल्ट है, और उसके बाद ये क्या है, ऑर्ट क्लाउड है, ठीक है ना। ये बाहर वाला है, इससे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बौना ग्रह घूमते रहते हैं, इधर वाले एरिया में हमारे क्या है, जो हमारे ग्रह हैं वो घूमते रहते हैं सौरमंडल के इधर वाले में, बौना ग्रह घूमते रहते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए इस प्रकार से समझिए, आगे हम लोग देखेंगे पे क्या जरूरत है ना। हाँ देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तारामंडल या फिर तारों का समूह, जिसे उर्सा मेजर या फिर द ग्रेट बियर या फिर सप्तऋषि मंडल कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे बिग डियर, जिसे उर्सा मेजर तारामंडल से देखा जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ये कॉस्पियो है, उसके बाद ये है ओरियन है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी हैं। हालांकि इतने हम लोग डीप नहीं जाना है, इतना ज़्यादा हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस हम लोगों को देखना है कि जहाँ पे देख रहे हैं सबसे चमकीला तारा कौन सा है, रीगल है। कौन सा है, रीगल है। ओरियन का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, रीगल है। और ओरियन किसे कहा जाता है, ओरियन कहा जाता है एक प्रकार से द हंटर, शिकारी को कहा जाता है। मतलब एक प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपको दिख रहा है कि कोई तीर चला रहा है, ये देख रहे हैं ना तीर, तो इसे क्या कहते हैं, हंटर हम लोग कहते हैं। ओरियन को क्या कहते हैं, द हंटर भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे सप्तऋषि मंडल को हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये देख रहे हैं ना, ये सप्तऋषि मंडल है, मतलब ये 7 क्या है, ये तारे हैं। इसमें क्या है, एलियोथ क्या है, जो एलियोथ है यही तो क्या है, सबसे चमकीला तारा है। ये क्या है, सबसे चमकीला, सप्तऋषि मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, एलियोथ है, ठीक है ना। जिसे हम लोग वर्षा मेजर भी कहते हैं। वर्षा माइनर कौन सा है, वर्षा माइनर क्या है, उसे हम लोग पोलरिस कहते हैं, ठीक है ना। जो कि नॉर्थ स्टार का क्या है, नॉर्थ स्टार का नॉर्थ पोल पे या फिर जस्ट ऊपर होता है, नॉर्थ स्टार के जस्ट ऊपर ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे देख लिया, यहाँ नॉर्थ स्टार के जस्ट ऊपर यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे हम लोग आएंगे, ये बहुत ज्यादा नहीं, अब ये देख लीजिए कि आगे हम लोग इस पे आते हैं। सबसे चमकीला तारा कौन सा है, निकटतम, सूर्य के निकटतम सबसे चमकीला तारा क्या है, निकटतम, वो कौन सा है, सबसे चमकीला तारा या फिर निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य है, क्योंकि सबसे चमकीला है। और उसके बाद रात्रि आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सीरियस है। मतलब यहाँ पे ये बातें कही गई है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, वो हमारा सूर्य है। और उसके बाद रात्रि आकाश में, मतलब भाई दिन में तो सूर्य उगता है, रात में तो सूर्य उगता नहीं है, तो रात्रि में क्या है, रात्रि में हमारा सीरियस है, क्या है, सीरियस, जो कि रात्रि में क्या है, सबसे चमकीला तारा है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ठीक है ना, प्रॉक्सिमा सेंटोरी कहते हैं, जो कि क्या है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे देखेंगे इसकी डिग्री, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि 5800 के या फिर 5600 डिग्री सेल्सियस के लगभग में क्या है, सूर्य का हमारा क्या है, तापमान है। अब यहाँ पे देखेंगे कि केंद्र पर तापमान कितना होता है, तो 15.7 मिलियन केल्विन। अगर इसकी लंबाई पूछी जाएगी या फिर पृथ्वी से इसकी लंबाई या फिर सौरमंडल से दूरी कितनी है, तो उसकी बात की जाएगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाइट या फिर 1 प्रकाश वर्ष या फिर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा जो सूर्य है इसकी कितनी एज है, टोटल एज कितनी है। देखिए भाई यहाँ पे ये क्या हुआ, नेबुला के द्वारा ये सूर्य क्या बना हुआ है, उसके बाद ये टोटल एज उसकी मानी जाती है कि यहाँ तक चलेगा, 10 तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितने, 10 बिलियन तक जाएगा, जो कि अभी लगभग में कह सकते हैं कि 5 पहुंच चुका है, लगभग में अभी 4.5 ही है, लेकिन 5 मान लेते हैं, मतलब आधी एज इसकी समाप्त हो गई है, आधी एज अभी इसकी बची हुई है, ठीक है ना। उसके बाद फिर से क्या है, फिर से ब्लास्ट होगा और फिर से क्या हुआ, बनेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सूर्य की
टोटल एज कितनी है? 10 बिलियन, 10 बिलियन ईयर है। सूर्य की टोटल एज कितनी है? 10 बिलियन ईयर है। डेथ ऑफ स्टार, सुपरनोवा, तारों का तारे का विस्फोट। यहाँ पे देखिए सुपरनोवा देख रहे हैं ना। सुपरनोवा कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिससे हम लोग करते हैं पल्सर, एक न्यूट्रॉन तारा, जो कि पल्सर एक न्यूट्रॉन तारा है। उसके बाद इसमें ब्लैक होल है, इसमें गुरुत्वाकर्षण का स्थान है, बहुत अधिक इसमें गुरुत्वाकर्षण होता है। इसी वजह से क्या है, इसको सब क्या है, पकड़े हुए हैं, इससे दूर कोई नहीं जा पा सकता है, क्योंकि ये बहुत तेज गति से घूमता है। ठीक है ना, यहाँ पे समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे चीजें। हमारे सौरमंडल का एकमात्र तारा है जो कि क्या है, सौरमंडल, जो कि ऊर्जा गृह है। ये चीजें देखिए एग्जाम में पूछने रिलेटेड है कि जो हमारे सौरमंडल का जो तारा है, एकमात्र ऐसा तारा है जो कि क्या है, सौरमंडल का ऊर्जा गृह है। मतलब सबसे अधिक क्या है, पावर हाउस इसे ही कहा जाता है, या फिर सोलर सिस्टम का पावर हाउस किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन 73% है, हीलियम 25% है, और अन्य भी गैसें हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का क्या है, 99% द्रव्यमान वहन करता है। सभी लोगों को पहले ही हमने बता दिया है, ये सारी चीजें भी बता दिया है कि सूर्य हमारे पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 30 सेकंड लेता है समय। ठीक है ना, ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए सूर्य के अंदर का भाग है, ये देखिए बाहरी वाला कोर है, उसी से हम लोग क्रोमोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद ये फोटोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद जो ऊपर वाला है इसे हम लोग कोरोना कहते हैं, जो अंदर वाला है इसे कोर कहते हैं हम लोग ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। ये जो सबसे बाहर वाला है ये क्या है, कोरोना होता है, और ये दूसरे तल वाला क्या होता है, फोटोस्फेयर होता है। उसके बाद ये जो सबसे ऊपर वाला या फिर पहला तल जिसे हम लोग क्रोमोस्फेयर कहते हैं। ये हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। हाँ, ये एक बात और समझ लीजिए, आदित्य L1 मिशन जो कि क्या हुआ, ये हमारे पृथ्वी पर, ये हमारे सूर्य पर क्या हुआ, भेजा गया था। सूर्य पर भेजा गया था, कहाँ से, श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। कब, 2023 में, 2 सितंबर 2023 में ये क्या हुआ, आदित्य L1 मिशन जो कि भेजा गया था। मतलब सूर्य पे क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या क्या चीजें हैं, उनको देखने के लिए सैटेलाइट भेजी जाती है, PSLV जिसे हम लोग कहते हैं, आप देखे भी होंगे। ये देखिए PSLV जो गया है वो कहाँ पे अभी है, इसके बारे में समझिए। ये हमारी अर्थ है, जो कि अभी तक भारत का और 2-4 ऐसे देश हैं जो कि यहाँ तक पहुंच पाए हैं। ये देखिए, आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। मतलब अगर आपको सूर्य का चक्कर लगाना है तो ये ऐसे जगह हैं जहाँ से आप चक्कर लगा सकते हैं। तो ये सबसे नज़दीक जगह है, और ये पहली बार में ही क्या हुआ, भारत का क्या है, PSLV या फिर आदित्य मिशन क्या है, यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे उपस्थित है, और ये क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है ना, यहाँ से चक्कर लगाते हैं, क्योंकि ये सबसे नजदीक है। ये भी नजदीक है लेकिन सूर्य से नजदीक है, हमारे यहाँ से दूर है, इसी वजह से यहीं पे है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे क्या होती है कि हमने बताया ना कि सूर्य पे क्या है, बहुत भयंकर मैग्नेटिक पिंड से क्या होती है, हवाएं चलती है। मैग्नेटिक पिंड क्या होता है भाई, जैसे ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैग्नेटिक पिंड ये देख रहे हैं, छोटा छोटा आपको दिख रहा है ना, ये क्या होता है कि यहाँ से बहुत तेज गति से, मतलब ऊर्जा के साथ हवाएं चलती हैं। मतलब लपटे कह सकते हैं कि हम लोग जैसे आग में देखे होंगे लपटे वगैरह चलती हैं, उस प्रकार से यहाँ पे चलती हैं। तो उससे क्या दिक्कतें होती हैं, चलिए समझ लीजिए कि ये जो हवाएं चलती हैं इससे हमारे पृथ्वी पर क्या दिक्कत होती है। इससे हमारे पृथ्वी पर जैसे पाइपलाइन है, समुद्र के अंदर कोई पाइपलाइन है तो उससे दिक्कत होती है, सैटेलाइट को दिक्कत होती है, जो सैटेलाइट है उसको, जो भी वायुयान उड़ रहे हैं उनको दिक्कत होती है, या फिर कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। ठीक है ना, पावर सिस्टम कोई है तो उसमें दिक्कत आती है, जीपीएस में दिक्कत आती है। ये सारी दिक्कतें इसकी वजह से आती हैं। जब इसमें क्या है, बहुत भयंकर, जब मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है, जब हवाएं चलती हैं तो उसमें से क्या होता है, सूर्य के स्पॉट से क्या होता है, सन स्पॉट। जैसे स्पॉट क्या है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, स्पॉट, ये हमारे क्या है, स्पॉट हैं, ये हमारे जो दिख रहे हैं स्पॉट है। इसमें से बहुत ज्वाला निकलती है। ठीक है ना, इसमें से क्या है, ज्वाला निकलती है, वही क्या होती है, दिक्कत करती है। यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये तो हमने बताया है पहले ही कि ये क्या है, कोरोना है, ये कनेक्टिविटी जोन है, ये रेडिएशन जोन है, उसके बाद ये सबसे अंदर कोर है। ये आपसे ज्यादातर पूछा जाता है कि ये कौन सा जोन होता है, कोरोना के बाद कौन सा जोन आता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, आप इसको ध्यान से देखिए, याद करिए, याद हो जाएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं। सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं, चलिए इस प्रकार समझिए। आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएंगी। दोनों ही घटनाएं सूर्य पर चुंबकीय पुनर्संयोजन के कारण होती हैं, लेकिन सेमई और भौतिक पदार्थों का निष्कासन निष्कासन शामिल होता है, जबकि फ्लेयर्स मुख्य रूप से प्रकाश और ऊर्जा उच्च ऊर्जा कणों को विस्फोट होते हैं। हालांकि यह अक्सर एक साथ होते हैं जो स्वतंत्र रूप से भी हो सकते हैं। लेकिन सनस्पॉट क्या होता है, ये क्या होते हैं, सूर्य पे धब्बे सूर्य की तरह अस्थायी होते हैं, ग्रह के आकार के होते हैं, गहरे रंग के होते हैं, ये हमने दिखाया ये भी। तो ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ये क्या है भाई, ये आप समझ रहे हैं। आपको लगेगा कि बस आसमान में ये क्या है, लाइट है, नहीं ये लाइट नहीं है। ये क्या होती है कि जब वहां से क्या है, पृथ्वी मतलब सूर्य से जो लाइट निकलती हैं वो यहाँ पे आती हैं, जब ना यहाँ पे जब आती हैं तो ये ऑक्सीजन से मिलती हैं तो ब्लू कलर बन जाता है इनका। जब ऑक्सीजन से वो जब लाइट आती है या फिर जो लपटें आती हैं, कह सकते हैं कि जो भयंकर हवाएं चलती हैं वो आके इससे मिलती है ना, गर्मी मतलब इससे मिलती है, ऑक्सीजन से मिलती है तो ब्लू बनता है, नाइट्रोजन से मिलती है तो ब्लैक और पर्पल कलर का बन जाता है, ठीक है ना। तो यही हमारे क्या है, हमारे बादल में ये देखने को मिलता है। और हम लोग आगे देखेंगे ग्रहों के बारे में समझ लेंगे। जैसे इस प्रकार से ये देखिए लपटें चल रही हैं, यहाँ से देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन से अगर मिलेंगी तो ये दूसरा कलर बन जाएगा। इधर मिलेंगी और उसके बाद अगर अब नाइट्रोजन से मिलेंगी तो ब्लैक और पर्पल कलर का बन जाएगा। ये देख रहे हैं लपटें निकल रही है ना, लपटें मैंने बताया ना, जैसे हम लोग आग उग जलाते हैं तो लपटें निकलती हैं, उसी प्रकार से यहाँ से लपटें निकलती हैं। और जब इससे आके मिलती हैं, जैसे ही ऑक्सीजन से, जैसे आप कभी कभी देखे होंगे जब आप ठंडी के दिनों में जब आप आग जलाते हैं तो कभी कभी देखते होंगे कि आग का कलर ऊपर जाके बदल जाता है। क्यों, जब ऑक्सीजन से वो मेल खाता है तो उसके कलर में चेंजिंग आ जाता है, जबकि जहाँ पे जलता रहता है वहां पे दूसरा कलर होता है। जैसे ही ऑक्सीजन से वो अटैच आता है या फिर नाइट्रोजन से अटैच आता है या फिर अन्य गैसों से अटैच आता है तो उसका कलर में चेंजिंग हो जाता है। ये आपने देखा होगा। तो वही सारी चीजें यहाँ पे भी होती हैं, सेम वही प्रोसेस होता है, बस आपको समझना है, ठीक है। और हम लोग समझेंगे ग्रहों को, प्लैनेट्स कैसे होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए मेजर ग्रह हैं जो कि प्रमुख ग्रह हैं, उसे कितने हैं, वो 8 है, हमने पहले ही बताया। जो ड्वार्फ है, जो पौने ग्रह है, वो कितने हैं, ड्वार्फ ग्रह कितने हैं, 5 हैं, ठीक है ना। चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं कि ये इसे हम लोग क्या है, ये जो 4 ग्रह हैं इसे हम लोग स्थलीय ग्रह कहते हैं। उसके बाद जो इधर वाले ग्रह है इसे जोवियन ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, चलिए समझ लेंगे, ठीक है ना। वो क्यों कहते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, आगे हम लोग समझ लेंगे तो हमको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आपको दिख रहा था ना, ये वाले, ये जो स्थलीय ग्रह की बात होती थी, ये क्या है, धूल और चट्टानों से बना है, धूल और चट्टानों से बना है। इधर वाले जो ग्रह हैं लगभग में गैसों से बने हैं, ठीक है ना। इधर वाले गैसों से क्या है, गैसों से बने हुए हैं। इधर वाले धूल और चट्टानों से, इधर वाले क्या है, गैसों से बने हुए हैं। वही बातें यहाँ पे लिखी गई है, जैसे मरकरी को लिखा गया है, मतलब बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। यहाँ पे क्या है, ये चट्टानी सामग्री से बना होता है। ये बहुत कम, इसके क्या है, उपग्रह बहुत कम होते हैं, अपेक्षाकृत ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं, मतलब जोवियन के ऊपर अपेक्षाकृत ये क्या होते हैं, ठोस सतह यहाँ पे होती है, ये वलय नहीं होती है, इसमें रिंग भी नहीं पाई जाती है, हालांकि इधर वाले में ज्यादातर रिंग है, ठीक है ना। चलिए, तो जोवियन को आप समझिए गए होंगे कि जोवियन क्या है। जोवियन देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, एकाधिक चंद्रमा, मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत अधिक इसके उपग्रह होते हैं। और उसके बाद वलय प्राणी होती है, मतलब वलय का मतलब ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं, वलय होता रहता है। उसके बाद ये क्या है, ठोस सतह नहीं होता है, मतलब यहाँ पे कोई ठोस सतह नहीं है, क्योंकि ये एयर है, सिर्फ सिर्फ क्या है, ये एयर है, ठीक है ना, गैसों का ये गोला है। उसके बाद विशाल आकार के होते हैं, मतलब बहुत बड़ा इनका आकार होता है, बहुत बड़ा इनका आकार होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं मंगल के बारे में, सॉरी मरकरी के बारे में देख लेते हैं, बुध के बारे में समझ लेते हैं, सॉरी बुध के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो ये क्या है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ये क्या है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, इसका व्यास कितना है, 4900 किलोमीटर, ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसका व्यास कितना है, 4900 किलोमीटर, ठीक है ना। और इसको सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, कितना दिन लगता है,
88 दिन में पूरी करता है। ये एक परिक्रमा अगर सूर्य का करना रहेगा, चक्कर लगाना रहेगा, तो कितने दिन में? 88 दिन में। और कितना समय में? तो 1,72,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या होते हैं, ये चक्कर लगाते हैं, 88 दिन में क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। ये सबसे तेज ग्रह है, ठीक है ना। अब भाई तेज ग्रह कहने का मतलब ये भी है कि ये नजदीक है तो जल्दी तो चक्कर लगा ही लेगा ना भाई, सूर्य के नजदीक तो है। यहाँ पे देखिए मेरे भाई, हम लोग वीनस के बारे में समझ लेते हैं, शुक्र के बारे में समझ लेते हैं। ये क्या है भाई, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप अगर सूर्य के पास में हैं तो आप गर्म हैं, नहीं नहीं है, ये जरूरी नहीं है। सूर्य के पास में है ये ग्रह है, ये कहाँ पे लिखा है, ये जरूरी नहीं है। आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं ये जरूरी है, कि आप कितना अपने अंदर अवशोषित कर रहे हैं, उससे पता चलेगा कि आप गर्म हैं कि नहीं है। आप सूर्य के पास होके भी क्या, आप जब अवशोषित नहीं कर रहे हैं तो आप गर्म नहीं होंगे। जैसे इस प्रकार से समझ लीजिए कि जैसे कोई मान लीजिए कि व्हाइट शर्ट पहना है, कोई ब्लैक शर्ट पहना है, अवशोषित कौन कर रहा है, वो ज्यादा गर्मी होगी, उस कपड़े में ज्यादा गर्मी होगी। अब जो व्हाइट वाला अवशोषित कम करेगा तो उसमें गर्मी कम होगी। अब ये क्या है, ब्लैक वाला ज्यादा करेगा तो इसमें ज्यादा गर्मी होगी। तो इसी वजह से क्या है, सौरमंडल का सबसे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वो है वीनस है, जो कि जिसकी सतही तापमान कितना होता है, 478 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। इसी को क्या कहता है, इसी को कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। इसी को पृथ्वी की जुड़वा क्यों कहा जाता है, क्योंकि आकार भी सेम है और इसका द्रव्यमान भी लगभग में सेम है, ठीक है ना। सौरमंडल के दो ग्रहों में से एक जो अपनी धुरी पर दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। ये भी क्या है, ये मतलब देखिए कि सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जो कि क्या करते हैं, दक्षिणावर्त घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, एक्सिस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये क्या है, कुछ इस प्रकार से घूमते हैं, बाकी जो ग्रह हैं कुछ इस प्रकार से क्या है, घूमते हैं, ठीक है ना। एक और ग्रह है, चलिए आगे हम लोग बताएंगे वो कौन से ग्रह है। उनको अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए फटाक से, नहीं तो आगे चल के हम आपको बताएंगे कि वो कौन से ऐसे ग्रह हैं। चलिए इनके बारे में और समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, ये बादल किसके बने होते हैं, H2SO4 के बादल बने होते हैं। H2SO4 की इसमें क्या है, बादल बने होते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल बने होते हैं। ये क्या है, सबसे धीमा घूर्णन करता है, 243 दिन लगता है इसको घूर्णन करने में, ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, इसे सुबह या शाम को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको हम लोग सुबह में देख सकते हैं या फिर शाम को आप देखने को मिल जाएगा। जब आप देखेंगे नंगी आंखों से भी इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसको, शुक्र को देख सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं, जिसे हम लोग नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे सुखद वातावरण है और यहाँ पे रहने का जीवन बसेरा है, ठीक है ना। यही एकमात्र है, ये हमारी है, ये हमारा ग्रह है, ठीक है ना। ये हमारा ग्रह है पृथ्वी, इसी पे हमारा जीवन यापन है, इसी पे हम लोग रहते हैं, जिसे हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, जहाँ पे पानी उपस्थित है, इसी के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, मून। इसका क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। हालांकि अगर प्राकृतिक की अगर मानव निर्मित की बात करेंगे तो बहुत सारा उपग्रह है, लेकिन प्राकृतिक क्या है, चंद्रमा है। हाँ एक बात है और समझ लीजिए कि इसका घनत्व तो कितना है, बहुत अधिक है, हाई डेंसिटी इसकी है, ठीक है ना। इसका घनत्व मतलब पृथ्वी का घनत्व क्या है, ज्यादा है। पृथ्वी का घनत्व ज्यादा है। वो कितना घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व है, यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी 5.5 5.5 के करीब है, ठीक है ना। पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5। वही दूसरा बुध का घनत्व कितना है, बुध का घनत्व कम है, वो कितना है, बुध का घनत्व है 5.3। 5.3 क्या है, बुध का घनत्व है लगभग में। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं मून के बारे में, चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है, मतलब 60% भाग हम उसको देख सकते हैं, बाकी दक्षिण ध्रुव से देख सकते हैं, 40% जो है दक्षिण ध्रुव से देख सकते हैं। मतलब चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा हम लोग देख पाते हैं।
ये क्या करता है, घूर्णन और परिक्रमण दोनों क्या करता है, 27 दिन में पूरा करता है लगभग में। इसी वजह से हम लोग सिर्फ एक ही हिस्सा उसका देख पाते हैं। इसका उच्चतम मतलब सबसे सबसे ऊपरी जगह कौन सा है, सिलिनिया शिखर है। हालांकि ये सब पूछा नहीं जाता है। मार्स के बारे में देख लेते हैं, मंगल के बारे में देख लेते हैं। इसे लाल मिट्टी के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये भूरा है, तो इसे हम लोग लौह समृद्ध या फिर लाल मिट्टी के कारण इसे क्या कहते हैं, हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। बुध बुध के बाद सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है ना। दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये हमारा क्या, मंगल है, ठीक है ना। इसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस क्या है, इसके प्राकृतिक उपग्रह हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमारे धरती से, हमारे पृथ्वी से, हमारे भारत से मंगल ग्रह पे यान भेजे गए हैं बहुत सारे, ठीक है ना, मंगलयान भेजे गए हैं। ये हम लोग जुपिटर के बारे में देख लेते हैं। जुपिटर के बारे में, चलिए जुपिटर के बारे में देख लेते हैं। चलिए बृहस्पति के बारे में देखते हैं। जुपिटर मतलब बृहस्पति, भाई हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो हिंदी तो आपको बताना ही पड़ेगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसका घूर्णन सबसे छोटा है, मतलब ग्रह तो बहुत बड़ा है लेकिन घूर्णन क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है। सौरमंडल का एक सौरमंडल का एक विशाल तूफान ग्रेट रेड स्पॉट एक ग्रह पे मौजूद है। इसी पे क्या है, ग्रेट रेड स्पॉट क्या है, इसी ग्रह पे मौजूद है। इसके लगभग में अगर कह सकते हैं कि कम से कम अभी तक क्या है, 95 उपग्रह खोजे गए हैं, ठीक है ना, 95। हालांकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि फिक्स, क्योंकि भाई क्या है, निरंतर खोजे जा रहे हैं, हो सकता है कल को 96 हो जाए, कल को 100 हो जाए। इसकी वजह से जो जितने अभी खोजे गए हैं वो कितने हैं, 95 हैं, ठीक है ना। और ये इसकी खोज किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। कितनी, गैलीलियो ने की थी। इनका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड है। और इसमें क्या है, ये जो हमारा आप देख रहे हैं जुपिटर, इसमें क्या है, अस्पष्ट, मतलब दिखता तो नहीं है, मतलब स्पष्ट तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या है, वलय है, मतलब इसमें क्या है, रिंग टाइप है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ये जुपिटर है ये कितना बड़ा है। इसके सामने देख लीजिए कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 1300 गुना बड़ा है। पृथ्वी का क्या है, 1300 गुना बड़ा है, मतलब पृथ्वी इसके आगे बहुत छोटी सी है, क्या एकदम छोटू सी है, ठीक है ना। हम लोग देख लेते हैं सैटर्न को, शनि ग्रह को देख लेते हैं। इसकी खोज किसने की थी, गैलीलियो ने खोजा था। खोज का मतलब ये नहीं है कि ये कहीं गुम हो गए थे, खोज का मतलब ये है कि सबसे पहले इन्होंने देखा और सबको बताया कि ये भी क्या है, एक ग्रह है जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहा है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जो कि क्या है, गैस से बना हुआ है, ठीक है ना, क्या है, गैस से बना हुआ है। और इसके चारों ओर चमकीले और संकेंद्रित वलय, ये दिख रहा है वलय, ये आपको दिख रहा है ना, ये रिंग है जो कि छोटे चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों से क्या है, बना हुआ है। सोच लीजिए कि ये जो आप वलय देख रहे हैं ये भी छोटे चट्टान और बर्फ से बने हुए हैं। आगे देख लेते हैं शनि के बारे में कुछ और। वलय की खोज किसने किया था, क्रिश्चियन हारगेज ने किया था। क्रिश्चियन हारगेज ने 1655 में किया था। वलयों के बीच के अंतराल की खोज किसने की थी, कैसनी। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है। शनि पर पानी तैर सकता है, मतलब ये इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि ये क्या है, ये ग्रह को अगर आप पानी में रख देंगे तो हो सकता है पानी पे भी ये क्या करेगा, तैरेगा, ठीक है ना। इसकी इतनी डेंसिटी, इसकी मतलब घनत्व तो इसका बहुत कम है। इस पे लगभग में क्या है, 146 उपग्रह है, जो कि सबसे इसका बड़ा ग्रह कौन सा है, टाइटन। टाइटन सबसे बड़ा ग्रह है। टोटल इस पे अभी तक खोजा गया है 146 उपग्रह, हो सकता है और भी ज्यादा होंगे, वो बाद में पता चलेगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अरूण के बारे में, यूरेनस के बारे में देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रही वातावरण है, मतलब यहाँ पे क्या है। अब देखिए पहली बात तो ये है कि ये सूर्य से दूर भी है, और दूसरी बात है कि ये ऑब्जर्व भी बहुत कम करता है, इसी वजह से ये क्या है, ठंडा, बहुत ही ठंडा है। ये सौरमंडल का सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है, ठीक है ना। यहाँ पे वातावरण बहुत ही ठंडा रहता है। शुक्र की तरह अन्य ग्रहों के विपरीत अपनी कक्षा में दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है ना। ये भी क्या करता है, उल्टा घूमता है, ठीक है ना। क्या करता है,
जैसे हम लोग शुक्र को देखे थे उसी प्रकार से ये भी क्या करता है, ये भी क्या करता है, क्लॉक वाइज रोटेट करता है, क्लॉक वाइज क्या करता है, रोटेट करता है। जैसे हम लोग शुक्र को बताए, अभी हम लोग किसको बता दिए, अरुण को बता दिए, किसको, अरुण को। ये भी क्या करता है उसी की तरह। इसके लगभग में कम से कम 27 उपग्रह खोजे गए हैं, हो सकता है आगे चल के ज्यादा हो जाए। और दूसरी बात ये समझिए कि ये 90 अंश से अधिक झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। मतलब ये देखते हैं ना, बहुत ही लेटा हुआ है, मतलब इस प्रकार से लगभग में कर सकते हैं, इस प्रकार से ये हमारा ग्रह है, इस प्रकार से लेटा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं यूरेनस के बारे में थोड़ी सी और बातें। इसको किसने खोजा था, विलियम हर्शल ने खोजा था 1781 में। ठीक है, इसे हम लोग बर्फ का दानव भी कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बर्फ का दानव, इसे हम लोग बर्फ का दानव भी कहते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं आगे। जी देखिए, यहाँ पे देखिए एक मीम बना है, दुनिया चले आगाड़ी तो मैं चलूं पिछाड़ी। मतलब अरुण और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो कि क्या करते हैं, विपरीत दिशा में घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। ठीक है ना, बाकी क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। आगे देख लेते हैं नेपच्यून के बारे में, वरुण के बारे में देख लेते हैं। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, ये क्या है, सूर्य से सबसे दूर वाला यही क्या है, ग्रह है। इसी बर्फ का विशालकाय पिंड भी कहा जाता है। इसका वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, किससे, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। मीथेन के कारण इनका रंग क्या होता है, रंग नीला होता है। ये जो नेपच्यून आपको दिख रहा है, और नेपच्यून जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, नीला कलर आपको दिखता है, क्यों, ये मीथेन के कारण दिखता है। सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह और तीसरा सबसे भारी ग्रह है। चौथा सबसे बड़ा पहला कौन सा है, बृहस्पति है, उसके बाद क्या है, शनि है, उसके बाद क्या है, अरुण है, उसके बाद क्या है, ये अरुण मतलब चौथे नंबर पे ये क्या है, सबसे बड़ा है। चलिए आइए देख लेते हैं, और हम लोग बौने ग्रह के बारे में देख लेते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट या फिर बौने ग्रह, ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप प्लूटो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि यही बहुत मुख्य है। प्लूटो के बारे में समझ लेते हैं कि प्लूटो को क्या किया गया। प्लूटो क्या कर रहा था कि ये जो जो जितने भी ग्रह मान लीजिए, सूर्य हमारा, ये सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन प्लूटो क्या कर रहा था, ये भी चक्कर लगाता था, लेकिन इसकी जो पहली बात तो ये साइज में छोटा है, दूसरी बात इसका जो रास्ता था ना, ये फिक्स नहीं था, कभी इस रास्ते में जाता था, कभी इस रास्ते में, तो इसकी वजह से दिक्कतें हो रही थी। तो इसको क्या हुआ, ग्रह की सूची से हटा दिया गया। मतलब अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा, आईएयू द्वारा क्या किया गया, इनको हटा दिया गया ग्रह की सूची से। लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। प्लूटो को अब ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के बीच एक बौना ग्रह माना जाता है। यह कुइपर बेल्ट का सदस्य है, ये किसका है, क्विटर बेल्ट का सदस्य है। चलिए देख लीजिए, क्विपर सीमा बेल्ट वरुण से बाहर और उसमें कई क्षुद्र ग्रह, चट्टाने और धूमकेतु हैं, वरुण से बाहर है। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्विपर बेल्ट, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा प्लूटो है। नेपच्यून के बाद ये मतलब इस वाले बेल्ट में आ जाता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, इस वाले बेल्ट में आ जाता है, लेकिन फिर भी क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे कुछ बातें स्लोगन लिखी गई है, बी लाइक प्लूटो, प्लूटो की तरह बनो। कोई क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई माने ना माने, कोई माने ग्रह हो, कोई माने ना ग्रह हो, क्या फर्क पड़ता है। हमको भाई अपने क्या है, अपने रास्ते पर चलना है, अपने रास्ते पर घूमना है, हमको निरंतर क्या है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। कोई क्या बोलता है, कोई बोले तुम ग्रह हो, तो कोई बोले तुम गलत हो, तो कोई बोले तुम सही हो, लेकिन तुमको अगर पता है कि हम सही हैं तो तुमको बस चलते रहता है, चलते रहना है। ठीक है ना, इस प्रकार से बी लाइक प्लूटो, प्लूटो की तरह बनो, आपको किसी और की बातों से इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी में वीडियो पूरी उपलब्ध मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।